Namaskar guys, this is Sumit Kumar Kushwaha and I welcome you to my YouTube channel SK Kushwaha इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 के केमिस्ट्री के बारे में पहला चैप्टर इसका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, तो दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि जैसे हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि अणु, परमाणु सब होते क्या हैं। तो जान लीजिए कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होता है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास कोई लकड़ी है। ठीक, आपके पास कोई लकड़ी है, मान लीजिए कोई लोहा है, चलिए लकड़ी मान लीजिए आपके पास कोई लकड़ी है। आप उस लकड़ी को काटते जाते हो। ठीक, उसको काटते ही जाते हो और अंत में एक समय ऐसा आएगा उस लकड़ी को आप उससे अधिक नहीं काट पाओगे। तब जो वो लकड़ी का भाग होगा उसी को हम लोग कहेंगे परमाणु। ठीक, इस तरह परमाणु भी पदार्थ की ऐसा सूक्ष्मतम इकाई होता है, यानी कह सकते हैं कि जो परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है। ठीक, और दूसरी बात होता है इसका अणु। तो अणु क्या होता है? जो अणु होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। इस अणु और परमाणु को हम लोग आगे इसको ध्यान से एक बाय एक करके वन बाय वन करके इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो आते हैं इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया, इसके नाम में इसका अर्थ छिपा है, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होता है जिसमें कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ बनाते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं जिसका गुण, यानी जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण उन दोनों पदार्थों से क्या होता है? बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल ही उससे अलग होता है। तब हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? जैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? नया पदार्थ बनाते हैं जिसका गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है। यानी जिसका गुण नए वाले पदार्थ से जिसका गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल ही अलग होता है, दोनों का गुण आपस में मिलता नहीं है, तब इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैंने लिखा है H2 + Cl2। H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, और Cl का मतलब क्लोरीन। ये तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। आवर्त सारणी के बारे में 1 से लेकर 20 तक आप लोगों को तत्वों के नाम याद ही होंगे। अगर जिनको 1 से लेकर 20 तक तत्वों के नाम याद नहीं है तो उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप 1 से लेकर 20 तक तत्वों के नाम, प्रतीक और उनकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो इस चैप्टर में आपको बहुत ही मुश्किल होगा। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के नाम और प्रतीक याद कर लीजिए। ठीक, तो H का मतलब होता है हाइड्रोजन, ये क्या हो गया? गैस हो गया। Cl2 का मतलब होता है क्लोरीन, ये भी क्या है? गैस है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या है? गैस है। जब इनको मिलाया जाता है आपस में, इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है? HCl। क्या बनता है? HCl। और HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक, आप ही बताइएगा, जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया तो अम्ल है यानी कि द्रव अवस्था में रहेगा, पानी की तरह तरल अवस्था में रहेगा, बहेगा। ठीक, तो पहले ये क्या था? गैस था, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो क्या बन गया? ये द्रव बन गया। ठीक, क्या बन गया? द्रव। तब तो ये द्रव बन चुका है, तो इसका गुण अब पहले के गुण से मेल खा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये द्रव बन चुका है। पहले क्या था? गैस था, लेकिन अभिक्रिया के बाद ये क्या बन चुका है? द्रव बन चुका है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ बनाते हैं, जिसका जो गुण होता है वो इन दोनों पदार्थों के गुण से बिल्कुल ही अलग होता है। पहले गैस थे, अब अभिक्रिया कर लिए तो हमारे क्या बन गए? लिक्विड बन गए। तो पहला गैस था, अब लिक्विड हो गया, तो क्या गुण मेल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी आपस में समानता नहीं हो रही है, भिन्न हो रही है। इसी को रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। ठीक, इसको उतार लीजिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमारा हम लोग का हेडिंग आता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक, तो रासायनिक समीकरण हम लोग किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे
तो देखिए रासायनिक समीकरण, देखिए इतना डिटेल से पढ़ते जाएंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग भी। तो देखिए रासायनिक समीकरण हम लोग किसे कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, कोई भी अभिक्रिया हो, अगर उस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, तो उस पदार्थ के अणुसूत्र और प्रतीक से, उस पदार्थ के अणुसूत्र और प्रतीक से, ठीक, उस पदार्थ के अणुसूत्र और प्रतीक से जो समीकरण बनता है, ठीक, जो समीकरण बनता है उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या समझे आप लोग कि किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुसूत्र और उनके प्रतीक से जो समीकरण बनता है उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, अब रासायनिक समीकरण, तो आप लोग के क्लास 10 के एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। आपका एक समीकरण लिख देगा और लिख देगा कि निम्नलिखित दिए गए समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो हमें संतुलित करना रहता है, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछता है ईपी बोर्ड में, भले वो ईपी बोर्ड हो या तो किसी सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले, ठीक, उसको संतुलित करने के तरीके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसके लिए जरूरी क्या क्या है, हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, तो इस विधि में ये विधि या तरीका है, जब ये आपको मालूम हो जाएगा तो आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लोगे। तो ये पहला विधि क्या होता है, तो पहला विधि इसका ये होता है कि रासायनिक समीकरण में लिखते जाइएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, लिखते जाइएगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो उसमें शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनका हमें प्रतीक और अणुसूत्र मालूम होना चाहिए। रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं, उनका अणुसूत्र और प्रतीक हमें मालूम होना चाहिए, हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक, दूसरा विधि ये होता है कि जो तत्व अधातु होते हैं, जो तत्व अधातु होते हैं वो हमेशा द्विपरमाणुक रूप में रहते हैं, यानी कि उनके नीचे हमेशा क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। जैसे दूसरा विधि, इस विधि को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, ठीक, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, एच। किसी ने बोला हाइड्रोजन लिखो, तो आपने क्या लिख दिया, एच लिख दिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, एक अधातु है। और कोई भी अधातु कभी भी एक परमाणु रूप में नहीं रहता है, ये हमेशा द्विपरमाणु रूप में रहता है। हाइड्रोजन के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक, किसी ने बोला कि आपको बेटा आप क्लोरीन लिखो, तो क्लोरीन को आप क्या लिखेंगे, क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, Cl। क्या आप Cl लिखोगे, हाँ Cl ही लिखोगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि क्या है, अधातु है। और अभी मैंने बोला कि कोई भी अधातु, कोई भी तत्व हो, अगर वो अधातु है तो कभी भी वो एक परमाणु रूप में नहीं रहेगा। उसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। उसके नीचे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, जिससे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक, जिसने बोला आपको बेटा ऑक्सीजन लिखो, तो ऑक्सीजन का तो आपको मालूम है, ऑक्सीजन का क्या होता है, O। ठीक, तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और गैस क्या है, होते हैं अधातु होते हैं। इस कारण इसके नीचे भी हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक, इसके नीचे भी क्या लिख देंगे, हम लोग 2 लिख देंगे। तो एक चीज आप लोग को यहाँ से कंफर्म हो गया कि अगर किसी भी रासायनिक समीकरण में कोई पदार्थ है और उसके नीचे क्या लिखा गया, उसके नीचे 2 लिखा गया है, उसके नीचे क्या लिखा गया है, इस तरह 2 लिखा गया है, तो हम लोग समझ जाएंगे 100% कि जो तत्व है वो हमारा धातु नहीं है, वो क्या है, अधातु है। वो हमारा धातु नहीं है, क्या है, वो हमारा अधातु है, वो कोई गैस है, वो कोई अधातु है, वो कोई गैस है। ठीक, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि किन किन अधातुओं में हम लोग 2 लगाते हैं। तो देखिए पहला लिखिए यहाँ पे हाइड्रोजन,
पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कभी भी हम लोग अकेले नहीं लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे बोलिए, 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये अधातु है। हाइड्रोजन। फिर नाइट्रोजन देखिए, फिर एक आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को भी हम लोग क्या लिखते हैं, N2 लिखेंगे। नाइट्रोजन को भी क्या लिखेंगे हम लोग, N2 लिखेंगे। फिर हमारा एक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। ऑक्सीजन को भी क्या लिखेंगे हम लोग, O2 लिखेंगे, क्योंकि गैस है और गैस अधातु होते हैं, और अधातु हमेशा द्विपरमाणुक अवस्था में रहते हैं, यानी कि उनके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देते हैं। ठीक, ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आता है हमारा, आइए आगे देखते हैं, फ्लोरीन। देखिए यहाँ पे हमारा है फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन भी क्या होता है, हमेशा H2 रहता है। फ्लोरीन हो गया। हमारा क्या होता है, एक होता है क्लोरीन। क्लोरीन भी हमेशा क्या रहता है, Cl2 अवस्था में रहता है। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। फिर आता है हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन, ब्रोमीन का Br और नीचे लिख देंगे 2। फिर एक होता है हम लोग का आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन, इसका होता है I2। ठीक, ठीक, इतना ही आप देख लीजिए। ठीक, तो जो भी मैंने यहाँ पे तत्व लिखे हैं, ठीक, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हुआ, ये सभी कभी भी अकेले नहीं आएंगे। अगर आपने किसी भी रासायनिक समीकरण में H लिख दिया, हाइड्रोजन को H लिख दिया, या ऑक्सीजन को आप लोगों ने O लिख दिया, हाइड्रोजन को H लिख दिया, अच्छा ऑक्सीजन को O लिख दिया, तो बाबू ये बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और जो गैस होता है वो अधातु होता है, और जो अधातु होता है वो हमेशा द्विपरमाणुक अवस्था में रहता है। उसके नीचे हमेशा क्या लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा। उसके नीचे हमेशा 2 लिखा रहेगा। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट पोस्ट करके, वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको पहले आप लिख लीजिए। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने 2 विधि पढ़ लिया, क्या कि रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेता है, जो इसमें शामिल रहता है, उसका हमें अणु सूत्र मालूम होना चाहिए, उसका हमें प्रतीक मालूम होना चाहिए। फिर दूसरा विधि ये होता है कि जो भी अधातु तत्व होता है, अधातु, वो हमेशा द्विपरमाणुक अवस्था में रहता है। उसके नीचे हमेशा हम लोग 2 लिखेंगे, कभी वो अकेला इस तरह नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो बिल्कुल ही क्या है, गलत है। ठीक, अब आते हैं तीसरा, कि तीसरा क्या होता है। तो हम लोग अभी पढ़े क्या, कि जो अधातु होता है वो द्विपरमाणुक अवस्था में रहता है। जो अधातु होता है वो द्विपरमाणुक अवस्था में रहता है। ठीक, तीसरा इसी तरह आता है, क्या, तीसरा क्या होता है, कि जो धातु होता है, जो धातु होता है वो एक परमाणुक अवस्था में रहता है। जो भी तत्व धातु हो वो हमेशा एक परमाणुक अवस्था में रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सोडियम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सोडियम। सोडियम क्या है, हमारा धातु है। सोडियम क्या है, धातु है, और धातु है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिर्फ Na रहेगा, यानी कि एक परमाणु अवस्था में ही रहेगा। इसके नीचे हम लोग 2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोल दिया क्या, सोना, मैंने अब लिख दिया सोना। सोना का क्या लिखोगे आप, Au। सोना का क्या होता है, Au। इसके नीचे कभी हम लोग 2 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो ये सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोना क्या है, धातु है। सब लोग जानते हैं कि सोना हुआ, चांदी हुआ, प्लेटिनम हुआ, सब क्या है, धातु है। और जो धातु होती है उनके नीचे कभी भी हम लोग 2 नहीं लिखेंगे। ठीक, तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक, ये सभी तत्वों के नीचे, ये सभी धातुओं के नीचे कभी भी हम लोग 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये धातु है, और धातु हमेशा एक परमाणु अवस्था में रहते हैं। बस उनका प्रतीक हम लोग लिख कर इसको छोड़ देंगे। लेकिन जो अधातु होते हैं, अधातु होते हैं, उनके प्रतीक के नीचे हम लोग साइड में क्या लगा देंगे, नीचे 2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा ये द्विपरमाणुक अवस्था में पाए जाते हैं, द्विपरमाणुक अवस्था में रहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका 3 तरीका कि कैसे हम लोग रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के बारे में कैसे हम लोग सब समझ गए। ठीक, अब आते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे हम लोग संतुलित करेंगे। ठीक, तो रासायनिक हम लोग समीकरण कैसे संतुलित करेंगे। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने से पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए
कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो गया, दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, वो हमेशा इस रूप में रहता है, A प्लस बी सी। दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, वो हमेशा इस रूप में रहता है। यानी कि कोई पदार्थ आपस में क्या करेगा, अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए और बी आपस में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ क्या दे रहा है, सी दे रहा है। यानी कि दो पदार्थ अभिक्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ दे रहा है। ठीक, तो अभी अभिक्रिया से पहले यहाँ पे अभिक्रिया कर चुका है, अभिक्रिया करने के बाद बना है, और ये अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं है, अभिक्रिया का पहले का पदार्थ है। तो अभिक्रिया का पहले जो पदार्थ रहता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, अभिकारक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक, तो क्या समझे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, अगर वो अभिक्रिया अभी नहीं किया है, अगर वो अभी अभिक्रिया नहीं किया है, नया पदार्थ नहीं बनाया है, तो हमारा अभी अभिकारक ही कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। लेकिन अगर वो अभिक्रिया कर चुका है और कोई नया पदार्थ उससे बना है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, उत्पाद। उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग उत्पाद कहेंगे। ठीक, इतना समझ गया। अब आइए चौथा विधि देखिए आप लोग। तो चौथा विधि देखिए, किताब किसी किताब में, एनसीईआरटी की किताब में नहीं दिया है, किसी किताब में नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ चौथा विधि होता क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। तो देखिए चौथा विधि होता क्या है। चौथा विधि कुछ खास नहीं होता है, ये बस कुछ अम्ल के नाम होते हैं, कुछ पदार्थों के, कुछ मूलकों के ये संयोजकता होते हैं कि इनकी संयोजकता कितनी होती है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 20 तक तत्वों के प्रतीक, अणुसूत्र, तत्वों के प्रतीक, अणुसूत्र और उनकी संयोजकता याद कर लीजिए। ठीक, आप याद करके आइएगा कल। ठीक, याद करके आइएगा, फिर ये भी पढ़ लीजिएगा, और समझ में ना आया हो फिर तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग इस चैप्टर को फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। तो आइए चौथा विधि होता क्या है। चौथा विधि होता ये है कि कुछ इसमें मूलक होते हैं, मूलक। ठीक, इसमें कुछ क्या होते हैं, मूलक होते हैं, और ये होंगे, हो गई इनकी संयोजकता, संयोजकता और ये मूलक। तो संयोजकता क्या होता है और मूलक क्या होता है, देखिए यहाँ पे संयोजकता, जैसे मैंने बोल दिया कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का संयोजकता कितना होता है, मैंने बोल दिया नाइट्रेट, मैंने बोल दिया हाइड्रोक्साइड, मैंने बोल दिया सल्फेट। इनकी संयोजकता कितनी होती है, इनकी संयोजकता 2 होती है। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया मूलक, पहला हो गया हमारा कार्बोनेट, कार्बोनेट, यहाँ पे लिख दिया कार्बोनेट। कार्बोनेट का क्या होता है, बोलिए, कार्बोनेट का CO3, कार्बोनेट का प्रतीक क्या होता है, CO3, और इसका संयोजकता कितनी होती है, 2। ऐसे तो इसका 2 माइनस होता है, ऐसे तो इसका क्या होता है, 2 सॉरी -2 होता है, लेकिन इसको हम लोग सिर्फ 2 ही लिखेंगे। संयोजकता कितनी होती है इसकी, 2। फिर एक आता है आपका नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट